साथियों नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी शानदार लाजवाब जिंदाबाद होंगे। साथी इस 15 मिनट शो में मैं आपको स्वागत करता हूं। मेरा नाम विकास वासले है। साथी ये जो सेशन होता है इसमें 15 मिनट में 15 महत्वपूर्ण सवाल होता है। ये साथी एईडीओ के लिए है, लेकिन ये एनसीईआरटी पर आधारित है। किसी भी एग्जाम्स के लिए आप देख सकते हैं और साथ ही साथ आपको कमेंट बॉक्स में आंसर भी बताना है कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। चलिए बिना देर के मैं साथी सेशन को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला सवाल आज का ये रहा आपका स्क्रीन पर। साथी कोशिश करिएगा इस प्रश्न का आंसर देने के लिए कमेंट बॉक्स में, है ना। तो इस सवाल कहा जा रहा है कि बताइए कि दो वेक्टर जिनका मान अलग है, क्या उनकी दिशा अलग होगी? क्या उनका परिमाण अलग होगा? परिणामी अलग शून्य होगा, या उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता है, या उपरोक्त से कोई नहीं साथी। अगर तो वेक्टर जिसका मान अलग अलग है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको कंफर्म कर दूं कि सर वेक्टर क्या होता है। वेक्टर की मैं बात करूं साथी तो सदिश राशि की बात कही जा रही है कि सदिश राशि क्या है। मेरे प्यारे साथी वैसी भौतिक राशि को सदिश राशि कहा जाता है जिसमें दिशा भी हो और साथ साथ साथी परिमाण भी हो, यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। तो अगर सदिश राशि तो अलग अलग है, जैसे अगर मैं बात करूं साथी बल आपका सदिश राशि है, और मैं वेग की बात करता हूं तो वेग भी सदिश राशि है। साथी आपका दाब अदिश राशि है। साथी अगर बात करूं यहाँ पे संवेग के बारे में, सदिश राशि है। त्वरण भी सदिश राशि है। लेकिन दो अलग अलग अगर साथी सदिश हो तो उसका अगर मान निकालना है, क्या वैल्यू निकालना है, तो क्या होगा साथी? वैल्यू निकालने के लिए सदिशों का अगर साथी मान निकालने के लिए जो रिजल्टेंट होता है उस रिजल्टेंट को निकालने के लिए हम हमेशा मोड में रखते हैं। इसमें रखते हैं मोड में। और रिजल्टेंट अगर सम में निकालना है तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा होता है, यानी कि ए कोई एक वेक्टर है, बी दूसरा वेक्टर है, और इसके बीच का एंगल हम थीटा लेते हैं। इस तरीका से निकालते हैं। अगर कभी भी परिमाण अगर माइनस में आ ही गया, मान लेते हैं सोल्व करने के बाद माइनस में आ गया, तो जो मोड है इसको प्लस में कर देता है। मोड क्या करता है? प्लस में। क्यों? क्योंकि कभी भी सदिश राशियों का परिमाण ऋणात्मक नहीं हो सकता है, वो हमेशा मान धनात्मक आता है। इसलिए साथी मोड लगा होता है हर एक वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते समय, कि मोड जैसे ही लगाएंगे तो ऋणात्मक को भी पॉजिटिव कर देगा, क्योंकि सदिश को परिमाण को कभी भी हम नेगेटिव नहीं ले सकते हैं। साथी नेगेटिव नहीं लिया जा सकता है, याद रखना साथी। उनका दिशा अलग अलग होगी, बिल्कुल गलत है। परिमाणी शून्य हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। उनका परिणामी कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए मैं नेक्स्ट सवाल की बात करता हूं। तो नेक्स्ट सवाल ये रहा, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाएगा? साथी क्या वह जो यंत्र है वो यंत्र साथी आपका ये हो जाएगा, क्या हुआ जो आपका यंत्र है वो आपका टैकोमीटर हो जाएगा, या पेरीमीटर होगा, या टेक्नोमीटर हो जाएगा, या लैक्टोमीटर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब लैक्टोमीटर होगा, और आप सभी बता रहे होंगे। बिल्कुल याद होगा कि दूध की शुद्धता मापना हो तो साथी या फिर इसका प्रयोग करते हैं, या घनत्व मापना हो तो। अगर मैं बात करता हूं दाब की इकाई क्या होगा, मेरे प्यारे साथी दाब की इकाई क्या होगा? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा, न्यूटन मीटर होगा, या न्यूटन होगा, या साथी न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों अगर मैं दाब की बात करता हूं तो प्रेशर बराबर क्या होगा? फोर्स अपॉन में एरिया होगा। आपने याद रखा है कि दाब का पास्कल होता है, लेकिन मेरे प्यारे भाई कई बार मैं बता चुका हूं कि पास्कल डायरेक्ट याद नहीं रखना है। जब सवाल पूछा जाएगा तो ये भी पूछा जा सकता है, इसका सूत्र से जो आपको SI मात्रक आता है, तो आपको बल का क्या होगा? न्यूटन, और एरिया को हो जाएगा मीटर स्क्वायर। क्या होगा? मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कहेंगे, सॉरी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर कहेंगे। ये नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। साथ ही आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं साथी कि अगर आप ऑफलाइन में पढ़ना चाहते हैं तो एईडीओ के लिए ऑफलाइन में बैच हमारे पास आ चुका है, साथ ही नया टोला केंद्र पर। तो अगर आप पटना के इर्द गिर्द रहते हैं, पटना में रहते हैं, तो आप साथी ऑफलाइन में आकर पढ़ सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से सारे शिक्षक इसमें पढ़ा रहे होंगे। और सबसे अच्छी बात है कि आप शिक्षकों के सामने से पढ़ रहे होंगे, तो जो भी डाउट होगा तो साथी अटेंडम उसी समय आप पूछ सकते हैं, एट द टाइम उसी समय आप पूछ सकते हैं। ये आपका ऑफलाइन की खूबसूरती होता है। ऑफलाइन की और बातें खूबसूरती होती हैं जो आप सभी जानते होंगे कि आप सामने से पढ़ेंगे तो आप टीचर अपने साथ ही एक्टिंग करके या फिर किसी भी तरीके से एग्जांपल सिंपल लेकर आपको समझा देते हैं, और बहुत सारी चीजें फायदा होती हैं जो आप पहले से उसे अवगत होंगे, है ना। साथ ही अगर ऑफलाइन में जुड़ना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये आपका 8 सितंबर से बैच स्टार्ट हो रही है। हमारा केंद्र है नया टोला पर साथी, ठीक है। बाकी विशेष जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सी सदिश राशि सदिश मात्रा है साथी? सदिश मात्रा कौन होगा? क्या प्रतिबल सदिश मात्रा होगा, दबाव साथी होगा, ऊर्जा होगा, या फिर कार्य होगा? मेरे प्यारे साथी सदिश और अदिश अगर आपको पहचानना है तो आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि जिसमें आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड है उसे हम अदिश राशि कहेंगे, स्केलर कहेंगे। लेकिन साथी जिसमें आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है हम उसे साथी सदिश राशि कहेंगे, वेक्टर कहेंगे। मेरे प्यारे भाई जब भी आप प्रतिबल को देखोगे तो प्रतिबल साथी जो होता है इसमें डायरेक्शन भी आता है, मैग्नीट्यूड भी आता है। अगर मैं दबाव की बात करता हूं तो डायरेक्शन
और मैग्नीट्यूड दोनों आता है, लेकिन ये त्रिभुज का योग का नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए इसे अदिश राशि में रखा गया है। अगर मैं ऊर्जा की बात करता हूं तो साथ ही सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड आता है। जैसे आपने जो काम करा 10 जूल काम करा, कितना ऊर्जा काम किया, तो साथ ही 20 जूल आपने खपत करा, उसमें डायरेक्शन की कहीं पे चर्चा नहीं होती है, तो आप बोलोगे ये भी आपका अदिश राशि है। और मैं कार्य की बात करता हूं साथ ही ये भी आपका अदिश राशि ही होता है। तो अगर मैं सदिश राशि की बात करता हूं जिसमें दिशा भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो और त्रिभुज का योग का नियम पालन भी करता हो, ठीक है, तो इस साथ ये आपका प्रतिबल हो जाएगा जो त्रिभुज का योग का नियम भी पालन करता है और दिशा भी है और मैग्नीट्यूड है, तो इसलिए साथ इसका ये आपका ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ल्यूमन किसका मात्रक है? अगर मैं ल्यूमन की बात करता हूं साथ किसका मात्रक होगा? क्या ये चमक की मात्रक होगा, क्या ज्योति तीव्रता की मात्रक होगी, या रोशनी की मात्रक होगी, या फिर ज्योति फ्लक्स की मात्रक होगी? अगर मैं साथ ल्यूमन की बात करता हूं तो चमक बिल्कुल नहीं होगा, ज्योति तीव्रता ही बिल्कुल नहीं होगा। क्यों साथी? क्योंकि ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक कैंडेला होता है। क्या होता है? कैंडेला होता है। इस बात को साथी दैट ना रोशनी तो ऐसे ही जोड़ा गया है, ज्योति फ्लक्स हो जाएगा और ज्योति फ्लक्स का ऐसा मात्रक साथी ल्यूमेन होता है। इस बात को ध्यान रखना, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, फेदोमीटर क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? साथी क्या भूकंप माप लेंगे, क्या हम वर्षा मापेंगे, या समुद्र की गहराई मापेंगे, या उसके साथ ही आपका ध्वनि की तीव्रता मापी जाएगी? आप बताना। मेरे प्यारे साथी भूकंप नहीं मापेंगे, क्योंकि भूकंप मापने के लिए हम रेक्टर स्केल या साथ ही सेस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं। अगर आपसे यंत्र पूछेगा तो सेस्मोग्राफ के माध्यम से हम भूकंप को मापते हैं, सेस्मोग्राफ के माध्यम से, और रेक्टर स्केल अगर आपसे स्केल पूछेगा तो रेक्टर स्केल के माध्यम से भूकंप को मापा जाता है। वर्षा की गति या दिशा साथी मापना होगा तो वर्षा की गति या दिशा को मापने के लिए हम रेन गेज का प्रयोग करते हैं। रेन गेज भी एक साथी यंत्र है, इसका प्रयोग किया जाता है, तो ये भी नहीं होगा साथी, ये भी नहीं होगा। अगर मैं समुद्र की गहराई मापने की बात करें साथी तो फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता अगर मापने की बात करें साथी तो एक आपका फोनोमीटर होता है जिसके माध्यम से आप माप सकते हैं, और एक साथी ऑडियोमीटर होता है जिसके जरिए आप माप सकते हैं कि साथी कितना ध्वनि प्रबल है, कितना साथी आपका दुर्बल है। तो ध्वनि की तीव्रता को मापने की बात किया जाएगा तो साथी ये हो जाएगा। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब सी होगा। साथी अगर आपको सेशन पसंद आ रही होगी और ऐसे ही सेशन आप चाहते हैं कि लगातार आपको मिलते रहे अच्छे सवालों के साथ, तो सेशन को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा कि आपको सेशन कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। नेक्स्ट, भूकंप की प्रबलता मापी जाती है। साथ ही भूकंप की प्रबलता हम कैसे मापेंगे? क्या हम एनेमोमीटर के माध्यम से माप लेंगे, या साथ ही वार्नियर मापनी द्वारा मापेंगे, या प्लैनीमीटर द्वारा मापेंगे, या रेक्टर पैमाने मापनी द्वारा मापेंगे? प्रिपेयर साथी, भूकंप की प्रबलता मतलब भूकंप कितना तीव्रता से आ रही है, भूकंप के साथ ही क्या क्षति हो सकती है, नहीं हो सकती। जैसे 5.5 तीव्रता तक आ रहा है तो आप बोलेंगे सर उतना ज्यादा क्षति नहीं होगा, लेकिन 6 पॉइंट आ रहा है, 7 पॉइंट आ रहा है तो क्षति ज्यादा होगा। तो कितना प्रबल है, कितना स्ट्रॉन्ग भूकंप आ रही है, उसको मापने के लिए साथ ही किसका प्रयोग करते हैं? तो एक तो आपका सिस्मोग्राफ होता है, लेकिन अगर मैं स्केल की बात करता हूं तो रिक्टर पैमाने द्वारा भी आप इसे माप सकते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। यदि एनेमोमीटर से आप क्या मापते हैं? हवा की गति। ये भी बहुत फेमस सवाल होता है। अगर हवा की गति मापना हो, स्पीड ऑफ एयर मापना हो, तो स्पीड ऑफ एयर मापने के लिए साथ ही किसका प्रयोग करते हैं? हम एनेमोमीटर का प्रयोग कर लेते हैं। तो साथ ही इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, किसी वस्तु के बल और त्वरण के बीच संबंध दिए जाते हैं। साथ ही बल और त्वरण के बीच किससे संबंध दिया जाएगा? क्या बल के न्यूटन के गति के प्रथम नियम के द्वारा दिया जाएगा, या न्यूटन के गति का द्वितीय नियम के द्वारा दिया जाएगा, या साथ ही न्यूटन के गति का तृतीय नियम के द्वारा दिया जाएगा, या साथ ही न्यूटन के गति का चतुर्थ नियम के द्वारा दिया जाएगा? सबसे पहले तो इसी आंसर को हटा देंगे कि सर न्यूटन का चतुर्थ गति का नियम होता ही नहीं है, यह ऑप्शन ऐसे ही जोड़ा गया है। यानी साथ ही न्यूटन का कितना 3 नियम होता है। कितना 3 नियम होगा? इसको सबसे पहले साथ ही न्यूटन ने प्रिंसिप या जो एक बुक था, इस प्रिंसिप या बुक में साथ ही इन्होंने लिखा था। इस बात को ध्यान रखना तीनों नियम के बारे में। पहला नियम जो है साथी ये आपका बल और त्वरण में रिलेशनशिप नहीं देता है, इसलिए पहला नियम भी गलत होगा। लेकिन जो पहला नियम से सवाल पूछा जाता है वो बल का परिभाषा से सवाल पूछेगा कि बल का परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है, तो साथी बल का परिभाषा न्यूटन ने दिया था। अगर मैं बात करूं साथी बल का परिभाषा किस नियम में चर्चा है, तो न्यूटन का प्रथम नियम में चर्चा है। इस बात को ध्यान रखना। लेकिन अगर आपको बल और त्वरण की बात किया जा रहा है, साथी आंसर होगा न्यूटन का गति का द्वितीय गति नियम। इसे आप मात्रात्मक परिभाषा भी कह सकते हैं कि बल का मात्रात्मक परिभाषा निकालना है साथी, तो मात्रात्मक परिभाषा कहां से निकालेंगे? तो न्यूटन का द्वितीय गति नियम से मात्रात्मक परिभाषा निकाली जाएगी। इस बात को ध्यान रखना साथी। यानी कि F बराबर ma कहां से प्राप्त होता है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। न्यूटन की गति का तृतीय नियम की अगर मैं बात करता हूं तो साथी से क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। समान बल एक वस्तु दूसरे वस्तु पर आरोपित करती है, लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट होता है, जिसे आप विपरीत कहते हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब साथी बी नंबर हो जाएगा।
नेक्स्ट, विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात क्या होगा? साथी हमेशा अनुपात पूछ रहा है। क्या एक से कम होता है, क्या एक से साथी एक के बराबर होता है, क्या एक से ज्यादा होता है, या साथी एक के आपसे पूछ रहा है कि बराबर होगा या उससे साथी कम होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। प्यारे साथी मैं कई बार बोला हूं कि अगर आप मिनिमम डिस्टेंस देखते हैं दो बिंदुओं के बीच तो साथी मिनिमम डिस्टेंस को हम विस्थापन कहते हैं, लेकिन अगर पथ की लंबाई को देखते हैं तो उसे आपको दूरी कहा जाता है। तो आपसे ऊपर पूछ रहा है विस्थापन, नीचे में पूछ रहा है साथी दूरी, यानी कि विस्थापन की दूरी के साथ क्या होगा, तो यानी विस्थापन बटा दूरी पूछा जा रहा है। साथ ऊपर अगर हर संभव वैल्यू अगर आपका छोटा हो और नीचे वाला के साथ अगर आपका बड़ा वैल्यू हो तो इसका मतलब हमेशा वैल्यू आएगा एक से साथ ही कम, एक से कम। लेकिन विस्थापन और दूरी साथी एक कंडीशन में सेम होता है। वह कंडीशन कौन सा है? वो कंडीशन है जब साथी एक सीधी पथ पर कोई गति गमन करती है। अगर सीधी पथ पर कोई साथी व्यक्ति, वस्तु, वाहन अगर गमन कर रही है तो उसका विस्थापन और उसका साथी डिस्टेंस दोनों सेम होता है। तो उस कंडीशन में अगर साथी नीचे 8 मीटर है और ऊपर भी साथी विस्थापन 8 मीटर ही होगा तो एक आएगा। यानी कह सकते हैं कि विस्थापन और दूरी का जो अनुपात आएगा एक से कम और एक के बराबर आएगा। क्या आएगा साथी? एक से कम या फिर साथी एक के बराबर होगा। डी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। लेकिन सवाल में यह भी ध्यान रखना है कि अगर दूरी के साथ विस्थापन कह दिया, दूरी अगर ऊपर आ गया तब साथी एक के बराबर और एक से अधिक हो जाएगा। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है, क्या हम प्लंक का नियम कह देंगे उसको, क्या गति का पहला नियम कह देंगे, या साथी हुक का हुड नहीं हुक साथी हुक का नियम कहा जाएगा, या प्रक्षेप गति कहा जाएगा। ध्यान रखिए साथी, आपका हुक की बात करें हुक का नियम कहा जाएगा। अगर मैं जड़त्व के नियम की बात करता हूं साथी, तो जड़त्व का जो नियम है ये आपका गैलीलियो ने पहले जड़त्व के बारे में बताया था, और जड़त्व का नियम साथी न्यूटन का प्रथम गति नियम को कहा जाता है, क्योंकि जड़त्व के बारे में साथी वहीं पे चर्चा है। और जो जड़त्व होता है, ध्यान रखना, जड़त्व आपको साथी मास पर डिपेंड करता है, जिसे आप द्रव्यमान कहते हैं। तो आप कहेंगे साथी न्यूटन का प्रथम गति नियम हो जाएगा। बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट साथी, हमारे पास टारगेट बैच ऑनलाइन में भी उपलब्ध है। अगर आप ऑफलाइन आने में असमर्थ है एईडीओ के लिए, जिसे हम सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी कहते हैं, बहुत अच्छा चांस है कि आप साथी डायरेक्ट आप पदाधिकारी बन सकते हैं, बस एक ही एग्जाम से। और इसमें साथी अगर बात करें योग्यता की बात, तो साथी हायर एजुकेशन आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके बाद कोई टेक्निकल कोर्सेज की आवश्यकता नहीं है इसमें। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो साथी आप हमारे कोर्सेज में जुड़ सकते हैं और बेहतरीन तरीका से घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। इसमें कोर्सेज स्टार्ट होगी साथी 3 सितंबर से, इस बात को ध्यान रखिएगा। लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लासेस, सारी चीजें उपलब्ध है। साथ ही साथ आपको 15 टेस्ट इसी पैसा में दिया जा रहा है, जो साथी मात्र 999 में हमारे एप्लीकेशन द ऑफिशियल एकेडमी पर साथी ये उपलब्ध है। नेक्स्ट, रैखिक संवेग के बदलने की दर को कहते हैं साथी, क्या कहा जाएगा? त्वरण कहा जाएगा, बल आघूर्ण कहा जाएगा, बल कहा जाएगा, या फिर जड़त्व आघूर्ण कहा जाएगा। साथ ही इस बात को ध्यान रखना। अगर मैं बात करता हूं न्यूटन का द्वितीय गति नियम से, तो साथ ही क्या होता है? F बराबर आप जानते हैं तो टेंजेंट P अपॉन में T होता है। संवेग में परिवर्तन के दर को हम बल कहते हैं। तो आप यही से निकालते हैं F बराबर m में साथी आता है। तो आप कह सकते हैं संवेग में परिवर्तन को दर को क्या कहा जाएगा? तो साथी आरोपित किया गया बल कहोगे, यानी कि सी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। ये न्यूटन का द्वितीय गति नियम से प्राप्त होती है, इस बात को भी ध्यान रखना। और साथ ही अगर आपसे सवाल पूछ ले इस संवेग में परिवर्तन को दर को क्या कहते हैं, साथ ही हम बल कहेंगे। लेकिन अगर सवाल पूछे इस संवेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। इस संवेग में सिर्फ परिवर्तन को क्या कहेंगे? इस संवेग में परिवर्तन को साथ ही आवेग कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? आवेग कहा जाएगा, इंपल्स कहा जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखना, साथ ही इस बात को आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट, क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं। अगर मैं क्रिया प्रतिक्रिया की बात करता हूं तो न्यूटन का थर्ड लॉ है, साथ ही न्यूटन का जो तीसरा नियम है ये क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से लागू होते हैं, जाना जाता है। और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो होता है हमेशा साथ ही दो अलग अलग वस्तुओं पर लगता है। एक वस्तु दूसरी वस्तु पर जितना बल आरोपित करती है, दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल आरोपित करती है, लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल विपरीत होता है। इस बात को ध्यान रखना, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का बल कहा जाता है। तो एक ही वस्तु पर लगता है, बिल्कुल गलत है। एक ही वस्तु पर विपरीत दिशा में, बिल्कुल गलत है। वस्तु अलग अलग होना चाहिए। अलग अलग वस्तुओं पर एक ही दिशा में, बिल्कुल गलत है। अलग अलग वस्तुओं पर विपरीत दिशाओं में लगता है। डी नंबर साथी बिल्कुल सही जवाब है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। कमेंट बॉक्स में आपका आंसर करना है, सेशन को लाइक जरूर करना है। जब आप ऐसे प्रश्नों को साथी विश्लेषण के साथ अगर आप प्रतिदिन 15 सवाल करना चाहते हैं तो सेशन को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर दीजिएगा। एक साथी कह रहा है कि सही कथन को चयन करें। एक अप्रत्यस्था टक्कर में निकाय के कुल संवेग शून्य होता है। एक समान कोणीय वेग से वृत्तीय पथ पर घूम रही वस्तु का ऊर्जा शून्य होता है। प्रत्यस्था टक्कर में साथी कुल संवेग संरक्षित होता है। मेरे प्यारे साथी, अगर मैं बात करता हूं अलग अलग, तो अलग अलग चीजों से अलग अलग बातें आ जाएंगी। लेकिन अगर मैं बात करता हूं साथी प्रत्यस्था टक्कर में संवेग का, तो कुल संवेग 0 नहीं होता है, वो संरक्षित होता है, जिसे आप संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हो। तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत साथी इसी पर आधारित है। तो आप बोलेंगे साथी बिल्कुल सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। रॉकेट की कार्य प्रणाली का सिद्धांत आधारित है साथी रेखीय संवेग के संरक्षण पर।
गति के प्रथम नियम पर, उष्मागतिकी के तृतीय नियम पर, या फिर साथ ही वेग के संरक्षण पर। तो रॉकेट का कार्य प्रणाली जो होता है न्यूटन का तृतीय गति नियम है या साथ ही संवेग संरक्षण का सिद्धांत होता है। मैंने आपको बोला है कि न्यूटन का तृतीय गति नियम जहां जहां लागू होगा वहां वहां साथ ही आप संवेग संरक्षण का सिद्धांत भी लागू कर सकते हैं। तो रॉकेट का उड़ना साथ ही तृतीय गति नियम होता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो आप बोलोगे रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत हो जाएगा। साथ ही ये नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। चलती कार में अचानक ब्रेक लगाने पर यात्री साथी आगे की ओर झुकना पड़ता है या फिर झुक जाते हैं, इस किसका उदाहरण है? क्या गति का जड़त्व है, विराम का जड़त्व है, न्यूटन का दूसरा नियम है, न्यूटन का तीसरा नियम है? साथ ही न्यूटन का प्रथम नियम के अंतर्गत आती है, लेकिन जड़त्व के बारे में थोड़ा समझना होगा। जड़त्व तीन प्रकार का होता है, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व, दिशा का जड़त्व। लेकिन यहाँ पे सवाल कर रहा है कि अगर साथी चलती कार में अचानक ब्रेक लगाया जाए, तो चलती कार में साथी अचानक ब्रेक लगाया जाए तो आप आगे की ओर झुकते हैं, क्यों? क्योंकि साथी चलती गाड़ी में आपका उतना ही स्पीड होता है जितना स्पीड से गाड़ी चल रही है, लेकिन पैर संपर्क में होता है। अचानक ब्रेक लगता है तो आपका पैर तो रुक जाती है, लेकिन कमर के ऊपरी हिस्सा नहीं रुकती है, वो चलना ही चाहती है, इसलिए आप आगे की ओर झुक जाते हैं क्योंकि इस पर कोई बल आरोपित नहीं हो रहा है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे गति का जड़त्व होगा। क्या होगा? गति का जड़त्व होगा, विराम का जड़त्व नहीं होगा। ये साथ ही महत्वपूर्ण 15 सवाल था जो मैंने आपको करवाया। साथ ही सबसे पहले कमेंट करना है कि 15 में से कितना आपको सही हुआ, और साथ ही साथ कमेंट करना है कि सेशन आपको कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कीजिएगा। इसी तरह से मैं साथ ही आपको पास 15 मिनट में 15 महत्वपूर्ण सवाल करवाता मिलूंगा, तो अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यहाँ तक साथी देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।